हेलो दोस्तों। कुछ क्वार्टर्स पहले हमने इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड डेयरी कंपनीज को कवर किया था। अभी तक स्टोरी नॉर्मल से वीकर मॉनसून सीजन की वजह से मिल्क शॉर्टेज की रही है, जिसने मिल्क कॉस्ट को बढ़ाया। और तो और इंडियन डेयरी मिल्क से दूर और आइसक्रीम और पनीर जैसे वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रही है। अब इस क्वार्टर में वो पिक्चर और भी क्लियर हो गई है, पर किसी तरह हेडलाइन रिजल्ट्स भी इंप्रूव हुए हैं। सारी कंपनीज के रेवेन्यूज ओवरऑल बढ़े, लेकिन सभी के मार्जिन्स पे बड़े हिट्स भी पड़े। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स की वजह से ब्रूटल मिल्क शॉर्टेज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज और हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में रिलेंटलेस पुश सभी सेम क्वार्टर में एक साथ हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम तीन मेजर लिस्टेड प्लेयर्स हैट्सन एग्रो, डोडला डेयरी और हेरिटेज फूड्स के फाइनेंशियल 27 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम तीनों कंपनीज के नंबर्स देखेंगे, फिर हम तीनों कंपनीज के कॉस्ट्स का कंडीशन समझेंगे, एंड में हम कंपनीज के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में शिफ्ट और फ्यूचर प्लान्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। मिल्क जैसी कमोडिटी काफी सिंपल लगती है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ऐसा डाइवर्जेंस आइडियली अनकॉमन लगना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड प्राइवेट डेयरी और कंट्री के सबसे बड़े आइसक्रीम प्लेयर्स में से एक हैट्सन एग्रो ने अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रखा। ऑपरेशन से इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 19% बढ़कर 3093 करोड़ रुपीस हो गया, लेकिन इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 1.5% का थोड़ा फॉल देखा गया, जो 133 करोड़ रुपीस रहा, जो प्राइमरीली मटेरियल्स कंज्यूम की कॉस्ट में 37% के बड़े इंक्रीज से इंपैक्ट हुआ था। वहीं डोडला डेयरी ने अपने ही ऑल टाइम क्वार्टरली रेवेन्यू हाई को बीट किया, जो उसने पिछले ही क्वार्टर अचीव किया था। ये नंबर इस क्वार्टर 1198 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो एक स्ट्रॉन्ग 19% ईयर ऑन ईयर जंप है। लेकिन पिछले क्वार्टर की तरह ही रेवेन्यू सर्ज ने मार्जिन्स को ज्यादा मदद नहीं की, क्योंकि इसका एबिटा 8.2% से कम होकर 5.4% हो गया और पैट पिछले साल के 6.2% से गिरकर 41 करोड़ रुपीस पर रेवेन्यू का सिर्फ 3.4% रह गया। हेरिटेज फूड्स की स्टोरी भी बहुत अलग नहीं थी। इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 18% बढ़कर 1338 करोड़ रुपीस हो गया, पर प्रॉफिटेबिलिटी ने हिट लिया, जिसमें एबिटा मार्जिन्स फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर के 6.5% से गिरकर इस क्वार्टर 4.6% हो गए। पैट मार्जिन्स भी सेम टाइम पीरियड में 3.6% से गिरकर 1.9% हो गए। सभी के मार्जिन्स कम होने के पीछे दो मेन कारण थे। सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोक्योरमेंट है और दूसरा पैकेजिंग की कॉस्ट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड की वजह से बढ़ गई है। सबसे बड़े कल्प्रिट से स्टार्ट करते हैं। इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री का एक नेशनल रिदम होता है, क्लासिक फ्लश सीजन, जहां कैटल मिल्क प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ता है, अक्टूबर और फरवरी के बीच होता है। हम अब जानते हैं कि पिछले साल एक्सपेक्टेड तरीके से फ्लश आया ही नहीं। इसका कारण अनइवन रेनफॉल था, जिसकी वजह से कई जगह ओवर फ्लडिंग हुई। अब कंपनीज यूजुअली अप्रैल और मई के मंथ्स में, पर्टिकुलरली साउथ इंडियन रीजन्स में, एक मिनी फ्लश भी एक्सपेक्ट करती हैं। ये एक ब्रीफ विंडो है जहां पीक समर हीट आने से पहले मिल्क सप्लाई फिर से बढ़ती है, जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को कम करने में मदद करती है। लेकिन वो मिनी फ्लश भी नहीं हुआ। इस साल के सुपर एल नीनियो के मॉनसून डैम्पनिंग इफेक्ट और अनसीजनेबली वार्म समर ने इस साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। कुछ रीजन्स में एक्सेस रेनफॉल और दूसरों में सिवियर हीट के कॉम्बिनेशन ने एक्सट्रीम एनिमल स्ट्रेस कॉज किया, जिससे कैटल के मिल्क यील्ड्स कम हो गए। फिर भी इन सप्लाई कॉन्स्टेंट्स और एलिवेटेड कॉस्ट के बावजूद मिल्क प्रोक्योरमेंट एक्चुअली इन कंपनीज के लिए रिकॉर्ड हाईज के पास बना हुआ है। जैसे डोडला डेयरी ने पर डे 21.1 लाख लीटर्स का अपना हाईएस्ट एवर मिल्क प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड किया, जबकि हेरिटेज ने पर डे 18.1 लाख लीटर्स प्रोक्योर किया, जो उनके फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर से 2% ज्यादा है। टफ कंडीशंस के बावजूद ये इंप्रेसिव नंबर्स हैं। पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये डेयरीज जानबूझकर इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर मिल्क खरीदते रहे। उन्होंने ऐसा दो स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए किया। पहले, उन्हें और सप्लाई टाइटनेस के एक्सपेक्टेशन में अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए इन्वेंट्री को अग्रेसिवली बिल्डअप करने की जरूरत थी। इनफैक्ट डोडला ने पहले मेंशन किया है कि वो पहले भी सप्लाई डेफिसिट से डील कर चुके हैं। कुछ साल पहले उन्हें कंज्यूमर मार्केट से हाई मार्जिन घी विड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि उनका फैट खत्म हो गया था, तो वो मिल्क ओवर प्रोक्योर करना प्रेफर करेंगे। दूसरा रीजन ये है कि फार्मर लॉयल्टी मेंटेन करना जरूरी है। अगर वो टफ टाइम्स में हायर प्राइसेस पे नहीं करते हैं, तो मिल्क कंपिटिटर या अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के पास चला जाता है। हेरिटेज ने पिछले क्वार्टर में एग्जैक्टली यही कहा था। दोनों कंपनीज ने अपना प्रोक्योरमेंट नेटवर्क भी एक्सपैंड किया है। जैसे डोडला के रांची बेस्ड डेयरी फर्म ओसाम के रीसेंट एक्विजिशन ने उन्हें ईस्टर्न इंडिया में स्प्रेड होने में मदद की है। हेरिटेज ने भी इस क्वार्टर अपने नेटवर्क में 5000 और फार्मर्स को ऐड किया,
तो जबकि मिल्क पर काउ का एवरेज डिप हुआ होगा, वो ज्यादा काउज से अपना सप्लाई इंश्योर कर सके। उसी समय उन्होंने प्रोक्योरमेंट की हायर कॉस्ट को अब्सॉर्ब किया बिना उन्हें कंज्यूमर्स पर फुल्ली पास ऑन किए और अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन चुना। उस डिसीजन ने ही इस क्वार्टर उनके मार्जिन्स को इतना टाइटली स्क्वीज किया। इसके ऊपर से डेयरी प्लेयर्स राइजिंग पैकेजिंग कॉस्ट से भी हिट हुए हैं। डोडला के लिए पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट क्वार्टर में 48% बढ़ गए। पैकेजिंग प्लास्टिक्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, जो क्रूड ऑयल का एक बाय प्रोडक्ट है, पर पूरी दुनिया में ऑयल की कमी हो गई है क्योंकि शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए हैं। पूरे रिटेल कंज्यूमर पोर्टफोलियोज के फेवर में B2B सेल्स को डीप्रायोरिटाइज करना भी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने चीजों को और कॉम्प्लिकेट किया। हिस्टोरिकली डेयरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स और मिडलमैन को बेचती थी, पर वो काम हमेशा से ही लो मार्जिन था जो ब्रांड बिल्ड नहीं करता था। यही इनफैक्ट रीजन है कि हैटसन एग्रो ट्रेडिशनल होलसेलिंग मिडलमैन और लो मार्जिन इंस्टीट्यूशनल चैनल्स को पूरी तरह से स्किप करता है। इसकी बजाय वो डायरेक्ट टू रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन और 4100 से ज्यादा HAP डेली आउटलेट्स के अपने मैसिव एक्सक्लूसिव नेटवर्क पर रिलाय करता है। पर जब एक डेयरी कंपनी अपना प्रोडक्ट मिक्स बल्क B2B सेल से लिक्विड मिल्क के कंज्यूमर फेसिंग पाउचेस और पनीर और आइसक्रीम के पैकेट्स में शिफ्ट करती है, तो पैकेजिंग रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाती है। हैटसन के ऑपोजिट डोडला और हेरिटेज अभी भी इस ट्रांजिशन के बीच में हैं, तो उन्होंने इस ट्रांजिशन से डील किया। बहुत लंबे टाइम से तीनों प्लेयर्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या VAP पर डबल डाउन कर रहे हैं। आफ्टर ऑल लिक्विड मिल्क एक कमोडिटी बिजनेस है जिसमें ज्यादा मार्जिन स्पेस नहीं बचा है, और VAP पर शिफ्ट प्रोक्योरमेंट और पैकेजिंग कॉस्ट से मार्जिन्स पर आने वाले प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इस क्वार्टर ज्यादातर VAP प्रोडक्ट्स ने डोडला और हेरिटेज दोनों के लिए डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड की है। वहीं हैटसन आइसक्रीम में मार्केट लीडर बना हुआ है और ये अपने बाकी VAP पोर्टफोलियो को भी ग्रो कर रहा है। पर VAP के अंदर भी कंपनीज ने देखा कि किसी सिंगल प्रोडक्ट पर ओवर रिलायंस एक रिस्क है। जैसे दही या कर्ड, डोडला और हेरिटेज दोनों के लिए VAP का सबसे बड़ा ड्राइवर है, और इस क्वार्टर कर्ड पोर्टफोलियो दोनों के लिए सिग्निफिकेंटली बढ़ा भी है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये हाईली सीजनल है क्योंकि विंटर में सेल्स गिर जाती हैं और ये इजीली खराब भी हो जाता है। अपने बिजनेस को डी सीजनलाइज करने के लिए डेयरी फर्म्स अग्रेसिवली उन प्रोडक्ट्स को पुश कर रही हैं जो पूरे साल बिकते हैं। जैसे पनीर काफी रिलायबल रहा है। हेरिटेज के पनीर वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 33% बढ़े, जो इसके रेवेन्यू में एक बड़ा नॉन सीजनल कंट्रीब्यूटर बन गया। डोडला ने भी अपने पनीर बिजनेस में ग्रोथ को हाईलाइट किया, जबकि एग्जैक्ट नंबर्स रिवील नहीं किए। सेम टाइम पर कंपनीज हाई मार्जिन ड्रिंकेबल्स और फंक्शनल फूड्स में फोकस कर रही हैं। हेरिटेज फूड्स ने अनइवन वेदर के बावजूद अपने समर पोर्टफोलियो में बहुत ग्रोथ रिपोर्ट की। बटर मिल्क वॉल्यूम 60% बढ़े और लस्सी 98% बढ़ी। आइसक्रीम भी एक मेजर बैटलफील्ड है क्योंकि कंपनीज उन हाई मार्जिन्स को चेज करने की कोशिश कर रही हैं जो हैटसन एग्रो एंजॉय करता है। हेरिटेज फूड्स का आइसक्रीम बिजनेस फर्स्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 25% बढ़ा और इसने रेवेन्यू में 55 करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस किया। ये इसके नए ब्रांड एल्पेनबी जो 44% पर ग्रो कर रहा है, और इसके रिसेंटली एक्वायर्ड D2C ब्रांड गेटअवे से ड्रिवन था जो 196% बढ़ा। डोडला ने क्लियरली कहा कि उनके पास आइसक्रीम के लिए कोई इमीडिएट मेजर केपेक्स प्लान्स नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आइसक्रीम वॉल्यूम्स को अग्रेसिवली बढ़ाया है। उनके अपने वर्ड्स में उनके पास लेफ्ट ओवर फैक्ट्री कैपेसिटी भी है अगर उन्हें शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन रैंप अप करने की जरूरत पड़े। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के इस पिवट को सपोर्ट करने के लिए और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए काफी केपेक्स भी हो रहा है। हैटसन एग्रो ने मिल्क प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 1000 करोड़ रुपीस के मैसिव प्लांट इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की। गोल प्रोडक्ट सेल्स को पर डे 1.84 करोड़ पैक्स से बढ़ाकर 2.4 करोड़ पैक्स तक पहुंचाना है। डोडला का ओवरऑल डेयरी बिजनेस 70 से 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहा है, पर असली लिमिटेशन उनके रैपिडली ग्रोइंग अफ्रीका बिजनेस में है। युगांडा में डोडला के एग्जिस्टिंग योगर्ट प्लांट फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है और उनका नया केन्या प्लांट पहले से ही 80% यूटिलाइजेशन पर है। इसे अनब्लॉक करने के लिए वो युगांडा में एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी प्लान कर रहा है। इंडिया में वो सोलापुर मार्केट को कैप्चर करने के लिए महाराष्ट्र में एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी के लिए 280 करोड़ रुपीस डिप्लॉय कर रहा है, जो इवेंचुअली 500 to 600 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू दे सकता है। हेरिटेज फूड्स ने इस क्वार्टर रिवील किया कि उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं, एक पनीर के लिए और एक घी के लिए। मिल्क प्रोक्योरमेंट पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स के साथ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए टोटल केपेक्स 250 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा। ये उस 380 करोड़ रुपीस के केपेक्स के ऊपर है जो उन्होंने पिछले साल किया था। इसका ज्यादातर पार्ट हैदराबाद में एक नई आइसक्रीम फैसिलिटी और तिरुपति में एक मिल्क प्लांट में गया। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हैदराबाद प्लांट इवेंचुअली अगले 6 से 7 सालों में 500 to 600 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू डिलीवर करेगा, खास करके क्योंकि उनके प्री एग्जिस्टिंग आइसक्रीम पहले से ही फुल कैपेसिटी पर थे। तो आपको क्या लगता है,
इन लिस्टेड डेयरी प्लेयर्स में से कौन इंडस्ट्री को लीड करेगा? क्या लोकल प्लेयर्स से ये compete कर पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।